नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो आज तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है एसआईआर का विरोध करने वालों को। और ये झटका केवल आप ये ना माने कि ये बिहार वालों के लिए है या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी इन तक सीमित है। इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी और बहुत दूर तक सुनी जाएगी। और ये चीजें केवल बिहार पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये चीजें तो अब पश्चिम बंगाल और पूरे देश पर लागू होंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और कहा क्या है? एक तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्ली लेकर के चले थे और जिसको ये मान रहे थे कि इस आधार पर हम एसआईआर को रुकवा देंगे, पूरी प्रक्रिया को रुकवा देंगे, और ये जो लोग मतदाता सूची से निकाले जा रहे हैं इनको भी रोक लेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो 7 साल पहले कहा था, मेरे विचार से इनके वकीलों को इनको ना तो वो समझ में आया और ना ही ये इन तरह की चीजों को याद रखने को तैयार रहते हैं। 7 साल पहले एक सुनवाई करते हुए आधार के ऊपर जो टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये थी कि निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती, मोबाइल बैंक खातों से आधार लिंक करना असंवैधानिक है, स्कूली दाखिले में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, सीबीएसई, यूजीसी, नीट आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते। इसके अलावा आधार से निजता के अधिकार का भी हनन नहीं होता और घुसपैठियों का आधार कार्ड नहीं बनाया जाना चाहिए। अब आधार कहाँ जरूरी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसने कहा था कि आयकर रिटर्न में आधार कार्ड जरूरी है और पैन में भी आधार देना जरूरी है। लेकिन ये कह रहे थे कि जिनके पास आधार कार्ड है उनके तो जो मतदाता पहचान पत्र हैं उनको चेक तक करने की जरूरत नहीं है, उनको हटाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला उलट दिया है। अब क्या करेंगे ये? इनके पास ऑप्शन क्या है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यहां तो 65 लाख मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, जो या तो मर गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं या जिनके 2 आधार कार्ड, जो 2 मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ये संख्या 1.5 से 2 करोड़ पहुंच सकती है, इसके ऊपर भी जा सकती है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, और उन्हीं के साथ फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। वीरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी राय? देखिए, पहली बात तो ये बात अभी तक कहीं नहीं कही गई है। मार्च 2023 में चुनाव आयोग ने कहा था कि सारे मतदाता सूची में जितने लोग हैं उन सबका नाम को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, लिंक किया जाए। उस समय कांग्रेस ने तब तो है इंडी गठबंधन शायद नहीं था मार्च में, तब इन्होंने इसका विरोध किया था। इसके बावजूद लगभग 64% मतदाताओं ने 2023 के अंत तक अपना नाम अपनी वोटर लिस्ट, अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर लिया था। मेरा भी है। और ये संख्या बढ़ी होगी, कम नहीं होगी। आज ये उस समय आधार बहुत खराब था, आज आधार से बड़ा प्रेम हो गया है। क्यों भाई? और जब जब संसद में 2020 में 21 में जब आया था, नागरिकता कानून आया था, उस समय भी ये कहा गया था कि आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
जब ये बात आज से 4 साल पहले सरकार ने स्पष्ट कर दी थी और नागरिकता कानून में सीए में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी ये प्रोविजन है और कि आधार कार्ड होना नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो यदि ये नागरिकता का प्रमाण जिसके पास नहीं है तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल कैसे हो सकता है? और 1950 के जनप्रतिनिधि अधिनियम में ये साफ प्रोविजन है, साफ प्रावधान है कि भारत का नागरिक ही भारत का मतदाता हो सकता है। तो ये जो तर्क था इनका कि साहब ये स्पेशल इंटेंसिव सर्वे के माध्यम से आप बैकडोर से एनआरसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लागू कर रहे हैं, ये बात तो खारिज हो जाती है। एनआरसी कानून के पहले से ये सन 50 से ये कानून में प्रावधान मौजूद है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, जो 22 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट जो जो चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा और उसके बाद ये तुरंत जो है 2 या 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और 28 जुलाई को पहली हियरिंग हुई थी। अब तक 4 सुनवाइयां हो चुकी हैं और अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक ही सख्त ऑब्जर्वेशन किया था। यदि सामूहिक आधार पर बड़ी संख्या में यदि मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे तब हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये तय कर दिया है कि अब वो किस तरीके से इस याचिका का डिस्पोजल करने जा रही है। हालांकि कल भी हियरिंग लगी है, कल भी जो है चुनाव आयोग को डिटेल तमाम जानकारी देनी है। तो आज जो है सबसे बड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि आधार को अगर आप दे रहे हैं तो आयोग आधार का वेरिफिकेशन परीक्षण करवा सकता है। यूडीएआई की वेबसाइट के जाकर के आधार का परीक्षण करना बहुत आसान काम है और अब तो सारा का सारा चीजें डिजिटाइज्ड हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो ये काम कराया जा सकता है। तो ये जो है राहुल गांधी की और इंडिया अलायंस की जो ये कैंपेन थी, जो 100% झूठ पे आधारित है, वोट चोरी, यहाँ पे वोट चोरी की और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये जो बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जिन राज्यों में जैसे यूपी में है, मजबूत सरकार चल रही है, 9वें साल में है, 2024 में बीजेपी की सरकार थी। तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो उसकी सीटें जो 2019 में 72 थी वो घट के 33 आ गई। जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी कर्नाटक में, वहां बीजेपी की सीटें बढ़ गई। यानी बीजेपी जहां सत्ता में है वहां वो गड़बड़ी नहीं करवा सकती है और जहां सत्ता में कांग्रेस है वहां बीजेपी मतदाता सूची में गड़बड़ी करवा लेती है। ये बड़ा स्ट्रेंज आर्गुमेंट है। बीजेपी की सीटें जो है 2-3 कम हुई महाराष्ट्र में, वो कुछ कम हुई राजस्थान में, बीजेपी की सीटें बहुत कम हुई महाराष्ट्र में, वहां भी बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी। तो ये वोट चोरी का जो इनका 11 साल का इतिहास है, ये केवल झूठ पे कहानी खड़ी करते हैं और इनको लगता है कि समाज में हम तनाव पैदा कर देंगे, समाज में लोगों में हम समाज पॉइंट पे ले आएंगे, वो लोग सारा काम घर छोड़ के चलेंगे। याद करिए 2014 में मोदी की सरकार बनते ही आ गया आ गया था वो अवार्ड वापसी, फिर आ गया इंटॉलरेंस, फिर आ गया सावरकर, फिर आ गया रफाल, फिर कहा चौकीदार चोर है और फिर पेगासस आ गया, फिर हिडनबर्ग आ गया। तो ये कोई ना कोई जो है एक शगुफा ले आते हैं कि मैं बता देता हूँ, हाँ भट्ट साहब, मैं बता हाँ देता हूँ। 2015 में असहिष्णुता, हाँ 2016 में नोटबंदी अडानी की मदद के लिए हम्म की गई, हम्म 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक फेक थी, 2018 हाँ में राफेल डील अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए की गई, चौकीदार चोर हम्म है। 2019 में हम्म इन्होंने कहा कि पुलवामा मोदी ने करवाया हम्म चुनावी लाभ के लिए। 2020 हाँ में इन्होंने कहा कि दिल्ली दंगे में हिंदुओं का कपिल मिश्रा जैसों का हाथ है। 2021 हाँ में इन्होंने कहा कि मोदी किसानों को मार रहे हैं। 2022 में लोकतंत्र खतरे में आ गया जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। 2023 में इन्होंने कहा अल्पसंख्यक भारत में सेफ नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले संविधान खतरे में आ गया और कहा कि इसको बदल देंगे, इसलिए 400 सीट मांग रहे हैं।
और 2025 में इन्होंने कहा कि डेड इकोनॉमी है, वोट चोरी हो रही है, मैच फिक्सिंग चल रहा है बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में। लेकिन और जिन सुप्रीम मुद्दों पर कोर्ट आपने चर्चा की है उनमें पेगासस है, हिंडनबर्ग है, हाँ आधार हाँ है, सीएए है, एनआईए कानून में जो संशोधन हुआ वो है, 370-35 से हटाने वाला मामला, 3 तलाक विरोधी कानून और वक्फ। ये सारे ऐसे मसले रहे जिनको ये अरे लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे मणिपुर और का इन्होंने वीडियो भी हंगामा भी तो है, खड़ा किया। मणिपुर का फेक वीडियो भी तो है आपका बिल्कुल। 23 का, जिसको लेकर के लोकसभा की कार्रवाई इन्होंने बाधित की थी, पूरा सत्र जो था मानसून सेशन। तो कुल मिलाकर यस। के ये इनको उम्मीद नहीं थी कि ये 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इतनी स्पीड से इसका डिस्पोजल हो जाएगा। और जैसा आपने देखा, आज भी सदन की कार्रवाई को बाधित किया गया। सरकार ने बहुत साफ कर दिया है कि संवैधानिक संस्था के बारे में, संवैधानिक संस्था के कार्यकलापों के बारे में संसद में चर्चा नहीं हो सकती। एक तो ये आधार बहुत पुराना है, और दूसरी बात ये है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये स्थापित परंपरा है कि जो मामला सब जुडिस होता है, जिस मामले पे न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही होती, मुकदमा चल रहा होता, उसके ऊपर सदन में चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये अड़े हुए हैं, और ये अभी भी कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो जो इनको झटका लगा है, वो जो कर्नाटक का जो जनजाति का जो मिनिस्टर है, राजन्ना, उसको, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनको जो जो उसने खरी खरी बात कह दी कि हमारी सरकार थी, हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और हमारे लोगों ने जो है सारा काम अफसरों पे छोड़ दिया। और वोटर लिस्ट बनाने के समय जो हमें ध्यान देना चाहिए था, जो सावधानी हमको बरतनी थी, वो हमने कुछ किया नहीं, और आज हम चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं। और उसको इस्तीफा नहीं देने को कहा गया है, उसको बर्खास्त किया बाकायदा गया। मंत्रिमंडल से डिसमिस किया गया है, बर्खास्त यस। किया गया है। तो बर्खास्त। ये है कांग्रेस के मन में सम्मान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। नहीं, असली तो चरित्र यही है कांग्रेस का। कांग्रेस का हाँ, असली चरित्र यही है। तो अब जो है, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आ गया है, ये बल्कि मैं इसे इंटरिम ऑर्डर कहूंगा, कि आधार को सुप्रीम कोर्ट ने के बारे में चुनाव आयोग की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य करार दिया है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना है कि कल ये क्या नया मुद्दा लेके आते हैं। इनको लगता है कि जो इन्होंने जो कल जो घेराव का कार्यक्रम किया था चुनाव आयोग का, और पूरी बारात लेके पहुंच गए थे 200-250 सांसदों की। हालांकि वो दावा 300 का कर रहे हैं, लेकिन 300 सांसद अगर उनके होते तो उनकी सरकार ना बन जाती। तो खैर, अब वो दोनों के मिला के हैं, राज्यसभा लोकसभा के, या केवल लोकसभा के हैं, ये ये डाटा उन्होंने बाइफरकेट करके नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और और भारत में और ये सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है। ये सवाल ये है कि भारत जैसे बड़े देश में लोकतांत्रिक प्रोसेस को जितना अधिक क्लीन किया जा सकता है, उतना क्लीन किया जाना चाहिए। वोटर लिस्ट का लगातार अपडेशन होना चाहिए। पूरी प्रोसेस को लगातार जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, अकाउंटेबल हो सके, वो बनाया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग ने एक अच्छी बात ये कर दी है कि लोग खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि मतदाता की चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाइए, और एक कॉलम जो है उस पर क्लिक कीजिए, अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालिए, आपकी मोबाइल फोन पे जो है ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको आप फीड कीजिए, तो वो साइट खुल जाएगी। तो ये अपने आप में हो जाएगा वेरिफिकेशन कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, जो नाम दिया है, वो वही है जो जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है। तो ये जो प्रोसेस में जो सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है, इससे क्या होगा कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। अब ये सारा काम स्मार्टफोन से हो सकता है। और चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि आम मतदाता की बुद्धि और विजडम को सम्मान दिया है, कि आम मतदाता ये सारा काम कर सकता है। किसी आपको साइबर कैफे या किसी इंटरनेट के एक्सपर्ट के पास
जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये काम घर बैठे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, और इसका और चूंकि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करने की घोषणा कर चुका है, तो झारखंड में, बंगाल में, असम में और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत आवश्यकता है। और हरियाणा, पंजाब में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत घुसे हुए हैं। नोएडा से खबर आपने देखी होगी कि वहां पे और गुड़गांव में कि बड़ी संख्या में लोगों के घर में काम करने वाली जो जो काम वाली बाई या मेड सर्वेंट हैं, खाना बनाने वाली, सफाई करने वाली, सब पूरा एकाएक गायब हो। मेवात का इलाका है, फिरोजपुर झिर का है, ये हाँ, सब जो है इनके अड्डे और गढ़ बने हुए हैं। हाँ, तो ये सब जो है, ये तो और भारत में जो भी काम है वो संविधान द्वारा स्थापित जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, और उसके तहत जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो अगर एक प्रोसेस में काम होता है तो समाज तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को जनता को भड़काने का, बवाल करने का, कोई शरारत करने का अवसर नहीं मिलता है। वरना ये कैसे कि साहब ये तो मुसलमानों के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो ऐसा कहने का मौका भी अब इनको नहीं मिलेगा। और निश्चित तौर पे अब इनके लिए झटका लगना तय है बिहार में, और बुरी तरह झटका लगना है। कांग्रेस के हाथ में भी कुछ नहीं है। और अभी और ये बात याद रखनी चाहिए कि बिहार में वोटर लिस्ट का जो पुनर्निर्धारण है, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। वो फाइनल तो बिल्कुल। अगले महीने होगा। तो हाँ, अभी अब तो टाइम है। तो अभी टाइम है लेकिन उसमें। आज आज 12वां दिन था, इन सबको 65 लाख मतदाताओं के नाम निकाले जाने के बाद इनको जो सूची सौंपी गई थी, बीएलएज को दी एक भी गई नहीं थी, आया। उन एक भी उन नाम उनमें एक भी से शिकायत नहीं आई। एक भी शिकायत अब तक आई नहीं है भट्ट साहब। हाँ, एक भी शिकायत नहीं आई। हाँ। तो आप ये और सबसे बताइए बड़ी बात कि ये है, सबसे बड़ी बात ये है चौधरी साहब, कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के पेनिट्रेशन हो जाने के कारण जो भारत सरकार के बारे में हम लोग सुन रहे थे कि जो भारत सरकार की योजना है भारत नेट, और इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट की जो पहुंच बढ़ी है, तो वो और जो जन सेवा केंद्र खोले गए हैं, उसके माध्यम से भी लोग जो है बड़ी संख्या में बिहार में अपना नाम को चेक करने, वेरीफाई करने के लोगों ने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये केवल जो है लोग मोबाइल फोन पे लोग निर्भर नहीं है। जन सेवा केंद्रों में भी लोग पैसा खर्च करके इस काम को करवा रहे हैं। और लोगों में अगर ये जागरूकता आई है कि चुनाव की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, और वोटर लिस्ट में उनका नाम होने से उनकी वो एक बोनाफाइड नागरिक बनते हैं, और भविष्य में आने वाले जहां कहीं भी उनको अपनी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी या अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके पास आधार कार्ड के साथ साथ अब वोटर आईडी कार्ड भी जो है एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट के रूप में उनके लिए काम करेगा। ये बहुत ये और ये कदम और ये जो अभियान चल रहा है, जब ये पूरे देश में चलेगा, और हमारा ख्याल है कि ये कम से कम अभी इसमें एक साल तो लगेगा पूरे देश में खत्म होने में, तो इट्स गोइंग टू मेक ए वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट से आज टिप्पणी हुई है, जो कुछ कहा गया है, और उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरीके से धमकी दे रही थी कि मैं यहाँ नहीं होने दूंगी, इसके बाद क्या उनकी हिम्मत है कि वो ना होने दे? और अगर उन्होंने अड़ंगा लगाया तो मुझे लगता है कि सरकार गंवानी पड़ेगी इस बार उनको। देखिए, आज ही खबर आई है, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, उसको सम्मन किया है। तो ये खबर जो जो आई है, और जो आईएएस अफसर होते हैं, ये ऑल इंडिया सर्विस के लोग होते हैं। और बंगाल का चीफ सेक्रेटरी को चुनाव आयोग का जो अभियान है, और जो उसके निर्देश हैं, उसके महत्व के बारे में न पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। उनको ये भी अच्छी तरह पता है कि यदि चुनाव आयोग के निर्देशों की अगर अवहेलना होगी,
तो उसके भी क्या दुष्परिणाम उनके लिए हो सकते हैं, उनकी सरकार के लिए हो सकते हैं, उनको ये भी पता है। तो अगर चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है और चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी अपना वही सेवा का धर्म निभाएंगे। वो ममता बनर्जी के राजनीतिक हितों का संरक्षण के लिए वहां नहीं जाएंगे। तो उनको मालूम है कि अपने राज्य के सबसे टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होने के नाते अ, उनके क्या दायित्व हैं, क्या उनसे अपेक्षाएं हैं, उनकी संवैधानिक ड्यूटी क्या है, और चुनाव आयोग का संवैधानिक दायरा क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, और क्या वो करता है, चुनाव कैसे होता है, वो सारी बातें समझते हैं। और ममता बनर्जी की जो इनसिक्योरिटी केवल इस बात से जाहिर है कि ममता बनर्जी 70 के दशक की बाल ठाकरे बनती जा रही हैं। वो जब बाल ठाकरे की पार्टी शुरू की थी 70 के दशक में, तब वो मराठी भाषा की बात करते थे। और ये ममता बनर्जी को 15 साल सत्ता में आए हो रहा है। अब उनको बंगाली भाषा की याद आ रही है। उनको बंगालियों की जो एथनिक आइडेंटिटी की याद आ रही है। अभी तक उनको कभी बंगालियों की एथनिक आइडेंटिटी की याद नहीं आई थी। तो ममता बनर्जी जैसे जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के भंवर में डूब रही हैं, उससे ये साफ लगता है कि ममता बनर्जी के पांवों के नीचे की जमीन खिसक रही है। वरना ममता बनर्जी ने कभी इस तरीके से भाषा के आधार पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड नहीं खेला है। जी। एक बात ये बताइए कि इसके वोटर लिस्ट सत्यापन के मुद्दे पर इन्होंने एक तरीके से पूरा मानसून सत्र बर्बाद करके रख दिया है। वक्फ उसको लेकर के जो अपना बीच में एक कानून पारित हुआ है दोनों अप्रैल में सदनों से। हाँ, अप्रैल में पारित हुआ है, अप्रैल में। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वक्फ तो अप्रैल में पास हुआ है। अभी एक और जिस पर चर्चा हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हम्म। दोनों सदनों में चर्चा के अलावा कोई काम हुआ नहीं है। हम्म, एक दो विधेयक और पारित हुए हैं। तो हाँ अब हाँ। मुझे ये बताइए कि एसआईआर वाले मुद्दे की तो एक तरीके से हवा निकल चुकी वहां है। निकल गए। और जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा सत्र एक तरीके से बर्बाद किया है, इसको लेकर के भी मतदाता और देश इनको माफ करेगा नहीं। नंबर दो, अब इनके सामने रास्ते क्या हैं? क्योंकि एसआईआर को लेकर के इन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट से भी अब इनको झटका लग चुका है। इनकी समझ में आएगा या नहीं आएगा? और जो ये देखिए, बात चल रही थी कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा था, किसी और ने नहीं। या ये देखिए उस हद तक जाएंगे? 21 जुलाई को सत्र शुरू हुआ था संसद का। तब से लेके आज तक फर्स्ट वीक तो मामला रहा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। उसके बाद से ये रिट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद से लगातार विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पे दबाव बना रखा है। आज भी यही रहा राज्यसभा में, लोकसभा में। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर बाद कुछ देर चली है। लेकिन अब ये ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि इन्होंने जितना जो इस पे हाइप क्रिएट कर दिया है, खास करके कल जो चुनाव आयोग के कार्यालय तक जो पैदल मार्च किया है, उसके बाद अब एकदम से उसको पीछे लौट आना असंभव काम है। ये बिना कोई तर्क दिए, बिना किसी तथ्य के, केवल उसी बात पे अब अपोजिशन अड़ा रहेगा कि हमको सदन में चर्चा होनी चाहिए। और कल है बुधवार, परसों थर्सडे है, फिर जो है स्वतंत्रता दिवस है, फिर सैटरडे संडे है। तो यानी अब 17 केवल 2 दिन बचे हैं, कल और परसों का। उसके बाद 17 के बाद जो है 4 दिन और बचते हैं। और जो अब तक जो एजेंडा निर्धारित है संसद का, तो अंतिम सत्र होगा 21 अगस्त यानी थर्सडे तक का। तो अब 6 दिन बचे हैं, 2 कल के, उसके बाद 4 दिन। तो और इस बात की संभावना है शायद अभी सरकार को 8 बिल और पास कराने हैं। तो यदि और ये किरण रिजिजू साहब कह चुके हैं, यदि आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई बिल बिना चर्चा के पास ना हो, और आइए चर्चा में भाग लीजिए। लेकिन अगर अपोजिशन इसी तरीके से अड़ा रहता है, तो सरकार इस बारे में भी विचार कर सकती है कि सारे बिलों को बुलेटिन किया जाए और बिना चर्चा के पास करा लिया जाए।
ये कोई अनूठी घटना नहीं है। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है कि विपक्ष के शोर शराबे में, हंगामे के बीच में राज्य की विधानसभा में और संसदों में, इस संसद में इस तरह की बिल पास हो सकते हैं, होते रहे हैं। और मुद्दे का संकट खाली संसद में नहीं है, यूपी विधानसभा में भी है। आज जो है समाजवादी पार्टी ने कल इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि लीडर अपोजिशन गए थे गोरखपुर, और वहां पे हमको जो है घेरा गया और हमको अपमानित किया गया। मुख्यमंत्री ने जवाब भी दे दिया उसका। तो उन्होंने कल भी हंगामा किया। आज हंगामा ये किया कि साहब वो फतेहपुर में कोई मकबरा था और उस पे लोगों ने वहां जाके झंडा वंडा लगा दिया, और उस पे भी सरकार ने साफ किया कि एफआईआर हो गई है, 10 लोगों को नामजद किया गया है, 150 अननोन है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 1 घंटे उस पे भी हंगामा किया, हाउस एडजर्न हो गया। कल जो है कल इतिहास बनने जा रहा है। कल यूपी विधानसभा का सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा और 14 तारीख को सुबह 11 बजे समाप्त होगा। और वो विकसित भारत 2047 का एजेंडे के ऊपर चर्चा होगी। हर विभाग अपना जो है ब्लूप्रिंट जो है आने वाले 20 साल का प्रस्तुत करेगा। समाजवादी पार्टी ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। अबे भाई, आप हमेशा विकास की बात करते हो, आप बताओ ना कि आपकी अपेक्षा क्या है, आकांक्षा क्या है। और अगर सरकार सही काम नहीं कर रही है तो आप अपना जो है जो रोड मैप या जो ब्लूप्रिंट है वो बताओ। नहीं, हम तो बायकॉट करेंगे। तो ये संकट इनके जो जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, या जितने इंडिया अलायंस के घटक के लोग हैं, उनके सबके सामने ये संकट है कि मुद्दा क्या है, मोदी को घेरे कहां से जाए। और नरेंद्र मोदी जो है वो एक कर्मयोगी है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, और जब आवश्यकता होती है वो संसद में होते हैं। और लगातार पीएम के अलावा सरकार के सभी मंत्री लगातार ये 11 साल से कह रहे हैं कि सदन में आइए, चर्चा कीजिए, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं, आपकी हर शंका का समाधान करने को तैयार है। लेकिन ना, अगर चर्चा हो गई तो अपोजिशन के पास कोई बोलने वाला नहीं है। आप केवल ये देखिए कि 2023 से वो 2024 में से अब तक सरकार के 2 बजट आ चुके हैं। लेकिन आप 2024 में, 2025 में अपोजिशन की ओर से, कांग्रेस की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा या राज्यसभा में एक नेता का भाषण आपको याद नहीं होगा कि जिसने बजट के बारे में कोई तीखी आलोचना की हो, या उसका तीखी अगर उसकी स्क्रूटनी की हो, उसकी उसका पोस्टमार्टम किया हो, कहा हो कि भाई बजट में ये नहीं है, ये नहीं है, या ऐसा है तो ऐसा है, या ये जन विरोधी है, या ये सब काम अडानी के लिए है, ये अंबानी के लिए। एक आदमी नहीं बोला। पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, जानकारी करनी पड़ती है। बस खाली हंगामा करो, हाउस में शोर करो, बाहर जो है टीवी कैमरा खड़े हैं, वहां आके बाइक दे दो और वो चल जाएगा। बस आज का दिन पूरा हो गया। और उसके बाद ऑफिस जाकर के जो है सरकार के खिलाफ उल जलूल कुछ जो है ट्विटर पे लिख दो, या कुछ जो है एक आध मीम बना के डाल दो फेसबुक पे, या और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये अब तक पिछले 11 साल से हो रहा है। और मैं तो देख रहा हूं, 11 साल में विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा नहीं ढूंढ पाया। ये हर सत्र में नया मुद्दा लेके आते हैं, बिल्कुल। और लगभग हर दिन नया मुद्दा लेके आते हैं। और जो उनकी राजनीति है वो शुरू होती है सुबह 6 बजे की मीटिंग के बाद। 8 बजे एक डाल दो ट्विटर पे, एक कुछ डाल दो बड़ा बड़ा जो है सनसनीखेज हो, और जो बड़ा ही जो है आक्रामक हो। बस टीवी पे खबर चलना शुरू हो जाएगी और दिन भर का एजेंडा सेट हो जाता है। लेकिन सरकार जो है इस तरीके से सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से नहीं चल सकती, और ना चल रही है। वो अपना ठोस काम कर रही है। तो ये सब तो, बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, 24/7 इंटू 365, जब तक ये शैली पे राहुल गांधी नहीं उतरेंगे, वो कभी इस सरकार से लड़ नहीं सकते। लड़ना बहुत दूर की बात है, चुनौती नहीं दे सकते। और भी संसद का सत्र खत्म होगा, मालूम पड़ा चल देंगे वियतनाम या थाईलैंड या कहाँ कहाँ जाते हैं। अब ये तो सबको पता ही है। ये है, तो ये केवल शोर शराबा करेंगे, और जो भी इन्होंने पिछले 2 हफ्ते में उपद्रव किया है, वो सत्र समाप्त होते ही जनता की स्मृति से उसका विलोप हो जाएगा। क्योंकि लोगों को बिल समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है
कि एसआईआर को बिहार में बहुत ही व्यापक जन समर्थन मिला है और लोग सरकार के पक्ष में खड़े हैं। और बल्कि मेरा तो ये भी आकलन है कि एसआईआर होने की वजह से बिहार में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ा है। ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी नमस्कार।